हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है जिसमें हम फंक्शन एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 3 वीडियोस हैं उसमें हमने पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा को डिस्कस किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 79 है वो क्या डिफाइन करता है कि लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट तीनों को इंक्लूड करके हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है वो फॉर्म होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द फंक्शन एंड पावर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, कि हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके मेन पावर या फंक्शन क्या है। तो यदि हम बात करें तो पार्लियामेंट है वो हमारी लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का वो ऑर्गन जो कि क्या बनाता है, लॉज बनाता है, ठीक है, जो कि कानून बनाता है, किसी भी बिल को पास करता है। तो हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है ये पूरे वर्ल्ड की एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेजिस्लेचर है, यानी सबसे बड़ी लेजिस्लेचर है जो कि लॉज बनाती है। और इंडियन पार्लियामेंट में एज यूजुअल राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट का मतलब क्या है कि राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं या परमानेंट हाउस भी कहते हैं, और लोकसभा को हम कहते हैं क्या, टेम्पोररी हाउस, हाउस ऑफ पीपल या फिर लोअर हाउस, ठीक है। पार्लियामेंट से जो रिलेटेड हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 79 है। यदि राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 80 एंड यदि हम लोकसभा की बात करेंगे तो आर्टिकल 81। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो भी आप सभी को लर्न करने हैं अच्छे से। नाउ थ्रू द प्रेसिडेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द पार्लियामेंट डायरेक्टली, यानी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारी पार्लियामेंट से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन कोई भी बिल है वो तब तक एक जो है लॉ नहीं बनता जब तक कि उस पर किसका कॉन्सेंट, प्रेसिडेंट की जो कॉन्सेंट है यानी प्रेसिडेंट की जो सहमति है उनका अप्रूवल नहीं मिल जाता। यानी किसी भी बिल को ये जब तक प्रेसिडेंट हमारे अप्रूवल नहीं देंगे, उस पर अपनी जो सिग्नेचर है वो नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बिल है वो लॉ में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। बिल क्या होता है? बिल एक प्रपोजल होता है जो किसी भी या तो मिनिस्टर या फिर नॉन मिनिस्टर मेंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में जो बिल है वो प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद से बिल जब होता है पार्लियामेंट से पास होकर, और उसके बाद प्रेसिडेंट जब उस पर अपनी सहमति, अपना कॉन्सेंट, अपना सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक लॉ में, ठीक है। तो इस तरह से जब तक प्रेसिडेंट किसी भी बिल पे किसी अपनी कॉन्सेंट, अपनी सहमति, अपना अप्रूवल, अपना सिग्नेचर नहीं करते हैं, तब तक वो कोई भी बिल है वो लॉ में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के एक डायरेक्टली एसोसिएटेड ना होके उसके इंटीग्रल पार्ट होते हैं। देयरफॉर द प्रेसिडेंट इज कंसीडर एन इंटीग्रल ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट, इसलिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का इंटीग्रल ऑर्गन है वो कहा जाता है। तो हम बात करते हैं कि व्हाट आर द मेन फंक्शन एंड पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, लॉ मेकिंग, यानी एक हमारी लेजिस्लेचर है जो हमारी कंट्री के लिए क्या बनाती है, लॉ बनाती है, कानून बनाती है, ठीक है। टू पास द मनी बिल, सेकंड जो इसका फंक्शन है यानी मनी बिल को पास करना, ये भी हमारे इंडियन पार्लियामेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। टू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पावर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो उसकी पावर किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। यानी जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या यूनियन टेरिटरीज की जो असेंबलीज हैं वो अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी बिल है वो प्रपोजल है वो पार्लियामेंट में नहीं रख सकती। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में यदि किसी भी तरह का अमेंडमेंट करना है तो इससे रिलेटेड जो बिल है वो पार्लियामेंट में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा जो हमारी एग्जीक्यूटिव है जो कि हमारे जो लॉज है उनको इम्प्लीमेंट करती है, उसको कंट्रोल करने का काम भी हमारी पार्लियामेंट करती है। इसके साथ हमारी पार्लियामेंट को कुछ इलेक्टोरल पावर्स दी गई है, यानी कुछ जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर है या पोस्ट है उनके पर्सन को इलेक्ट करने की पावर है वो भी इंडियन पार्लियामेंट को प्रोवाइड की गई है। तो इसको हम आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पावर रिलेटेड टू इम्पीचमेंट, और इसके अलावा हमारी पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो इम्पीचमेंट के थ्रू हमारे प्रेसिडेंट या जो हमारे जजेस हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को उनके पोस्ट से क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर, उनका टेन्योर कंप्लीट होने से पहले। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ आवर इंडियन पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग, यानी कानून बनाना हमारी जो पार्लियामेंट है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेचर है गवर्नमेंट की उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है, ऑफ लॉ मेकिंग, यानी कानून बनाना, ठीक है। तो इसलिए लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया कहलाता है हमारा पार्लियामेंट।
और मेन फंक्शन है लॉ मेकिंग यानी कानून को बनाना। और हमारी पार्लियामेंट है वो कौन कौन से लिस्ट या कौन कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, तो उससे रिलेटेड जो भी यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है, इसके साथ जो रेसिड्यूटरी पावर्स है वो भी हमारी इंडियन पार्लियामेंट को प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इसके अलावा यदि बात करें तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में हमारी जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में मेंशन जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे भी लॉ बना सकती है। जैसे कि यदि हम आर्टिकल 249 की बात करें तो आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग यदि राज्यसभा को लगता है कि स्टेट लिस्ट में मेंशन कोई भी सब्जेक्ट यदि नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो वो उसे अपनी 2/3 मेजॉरिटी से पास करके नेशनल इंपॉर्टेंस का जब डिक्लेयर कर देती है तो उस सब्जेक्ट पे यानी स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन उस सब्जेक्ट पे जो लॉ बनाने की जो पावर है वो किसको मिल जाती है, पार्लियामेंट को। तो इस तरह से ये जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं इसके बिहाफ पे हमारी जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट पे भी क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट होती है यानी 3 लिस्ट में हमारे जो 4 लिस्ट है उनमें हमारी सब्जेक्ट्स को डिफाइन किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिड्यूरी लिस्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि यूनियन लिस्ट में नेशनल गवर्नमेंट यानी हमारी पार्लियामेंट लॉज बनाती है। स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ठीक है लॉ बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें नेशनल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकती है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट में यदि नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ही किसी एक मेंशन सब्जेक्ट पे लॉ बनाया है और दोनों के बीच में यदि लॉ से रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स है तो उस कंडीशन में जो पार्लियामेंट के थ्रू जो लॉ बनाया गया है वही जो लॉ है वो क्या करता है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उसी को प्रिवेल किया जाता है यानी उसी को जो स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी लॉ बनाया वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यदि हमारे इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ने जो लॉ बनाया है कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन किसी सब्जेक्ट पे और दोनों के जो इनेक्टेड लॉज हैं उनके बीच में डिस्प्यूट है तो फाइनली जो लॉ इनेक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो इम्प्लीमेंट होगा जो कि हमारी इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया है और स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से जो लॉ मेकिंग की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है वो किसको प्रोवाइड की गई है, इंडियन पार्लियामेंट को, हमारी संसद को। इसके अलावा यदि बात करें तो जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं या रेसिड्यूरी पावर्स हैं जो कि हमारे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय मेंशन नहीं थी, उसके बाद से इन्हें मेंशन किया गया है तो उस पर भी लॉज इनेक्ट करने की जो पावर है वो किसको प्रोवाइड की गई है, हमारी पार्लियामेंट को। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे इंडियन पार्लियामेंट का दैट इज़ टू पास द मनी बिल, यानी हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है वो मनी बिल को पास करती है। और मनी बिल को किस तरह से पास करना है इसका प्रोसीजर है वो मेंशन है इन आर्टिकल 109। ठीक है, और ये जो मनी बिल क्या होता है इसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 यानी आर्टिकल 110 यानी 110 है वो मनी बिल को डिफाइन करता है यानी मनी बिल को की डेफिनेशन को प्रिस्क्राइब किया गया है, जबकि आर्टिकल 109 में ये प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरह से एक मनी बिल को पास किया जाएगा। क्लियर, तो दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि डेफिनेशन पूछेगा तो आर्टिकल 110 कहाँ डिफाइन है मनी बिल, तो आर्टिकल 110 में, ठीक है, 110 में। और यदि बात करेंगे कि मनी बिल से रिगार्डिंग प्रोसीजर कहाँ डिस्क्राइब है तो आर्टिकल 109 में। ठीक है, मनी बिल जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन यानी उनकी सहमति, उनके अप्रूवल के बाद ही जो मनी बिल है वो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले मनी बिल को कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, यानी मनी बिल कभी भी राज्यसभा में सबसे पहले रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, लोकसभा इस बिल को पास करती है और पास करने के बाद इसे कहाँ भेजती है, राज्यसभा के पास। राज्यसभा इसे क्या कर सकती है, राज्यसभा इसे 14 डेज के अंदर या तो इसे सेंड बैक यानी वापस लोकसभा को भेज देती है या फिर इट इज़ मैंडेटरी फॉर द राज्यसभा, और राज्यसभा के लिए मैंडेटरी है यानी कंपलसरी है कि उससे 14 डेज के अंदर इस मनी बिल को लोकसभा को क्या करना है, सेंड बैक करना है यानी वापस रिटर्न करना है। यदि राज्यसभा विद इन 14 डेज लोकसभा को ये जो बिल है यदि रिटर्न नहीं करती है, नहीं भेजती है वापस दोबारा, तो ये ऑटोमेटिकली पास समझा जाता है बाय बोथ द हाउसेज, यानी सबसे पहले जो मनी बिल है वो सिर्फ
लोकसभा के सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद से मनी बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा के पास जाएगा, और राज्यसभा के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि विद इन द 40 डेज ये लोकसभा को क्या करें, सेंड बैक करें, यानी वापस भेजें। और यदि विद इन 14 डेज लोकसभा को ये वापस नहीं भेजती है तो उस कंडीशन में ये जो बिल है वो क्या समझा जाता है, पास समझा जाता है बाय बोथ द हाउसेज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनी बिल से रिगार्डिंग जो भी पावर है, स्पेशल पावर है, वो लोकसभा को प्रोवाइड की गई है कि सिर्फ लोकसभा में ही मनी बिल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इस तरह से यदि 14 डेज के बाद यदि राज्यसभा लोकसभा को वो रिटर्न नहीं करती है बिल को, तो वो जो बिल है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पास कंसीडर किया जाता है बाय बोथ द हाउसेज। तो मनी बिल से जो रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट जो पावर है, जो फंक्शन है, पावर है, वो किसको प्रोवाइड की गई है, लोकसभा को, यानी हाउस ऑफ पीपल को। नेक्स्ट जो हमारी पावर है पार्लियामेंट की, दैट इज़ पावर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट से रिगार्डिंग जो पावर है वो किसको प्रोवाइड की गई है, हमारी इंडियन पार्लियामेंट को, ठीक है। हमारी इन अमेंडमेंट से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में यदि अमेंडमेंट करना है तो ये किसी भी हाउस में किया जा सकता है, यानी किसी भी एक हाउस में अमेंडमेंट से रिगार्डिंग जो बिल है, जो प्रपोजल है, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। तो कौन कौन से सेक्शन है, तो यदि हम आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 है, उसके थ्रू जो हमारी पार्लियामेंट है वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हमारे जो कुछ स्टेट्स हैं, यानी न्यू स्टेट को इशू कर सकती है, नए स्टेट्स बना सकती हैं बाय मर्जिंग टू और मोर स्टेट्स, यानी एक से ज़्यादा स्टेट्स को मर्ज करके नया स्टेट बना सकती है, टू फॉर्म ए न्यू स्टेट, और एक नया स्टेट बन जाएगा। टू चेंज द एरिया, यदि किसी भी स्टेट के एरिया को चेंज करना है तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हमारी पार्लियामेंट कर सकती है। किसी भी स्टेट की यदि बाउंड्रीज को बाउंडेड करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, तो ये भी हमारी जो पार्लियामेंट है वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू इस तरह का जो अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 कर सकती है। इसके अलावा किसी भी स्टेट का यदि जो नेम है वो चेंज करना है, ठीक है, नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है तो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू इस तरह का जो अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3। तो इस तरह से हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेक्शन में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही उसमें अमेंडमेंट कर देती है। In some section of constitution, the parliament can make amendment by 2/3 majority, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट को कितने मेजॉरिटी की जरूरत होती है, 2/3 मेजॉरिटी। यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनमें कि अमेंडमेंट करने के लिए यदि हमारी पार्लियामेंट उसे 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दे तो वो जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अमेंडमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस की यदि बात करें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो सेक्शन ऐसे हैं जिनमें कि अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्सेंट ऑफ हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी हमारे स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके आधे से ज़्यादा, यानी आधे कम से कम जो आधे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी कॉन्सेंट, उनका अप्रूवल, उनका जो है उनकी सहमति ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो पार्लियामेंट है वो 3 तरह से अमेंडमेंट कर सकती है, यानी कुछ सेक्शन है वो सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो जाते हैं, कुछ दूसरे सेक्शन की बात करें तो कुछ सेक्शन के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा जो कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनके लिए हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्सेंट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से 3 तरीके से हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि किसी हमारे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। और इस अमेंडमेंट बिल को पास करना दोनों जो हाउसेज होंगे वो सेपरेटली पास करेंगे, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से रिगार्डिंग जॉइंट सेशन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। जैसे कि यदि हम ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो ऑर्डिनरी बिल यदि दोनों हाउसेज के थ्रू पास सेपरेटली पास नहीं होता है तो उससे रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जो प्रेसिडेंट है वो जॉइंट सेशन कॉल करते हैं, और इस तरह से जॉइंट सेशन में थ्रू द मेजॉरिटी उस बिल को पास किया जाता है। लेकिन यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करें, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का अमेंडमेंट करना है और उस अमेंडमेंट से रिगार्डिंग दोनों जो हाउसेज है वो उन्होंने सेपरेटली यदि उस बिल को पास नहीं किया गया है तो उसके लिए जॉइंट सेशन का
कोई भी प्रोविज़न हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दोनों हाउसेज के पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है और प्रेसिडेंट जब इस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो ये जो बिल है वो क्या समझा जाता है, क्या कंसीडर किया जाता है, पास कंसीडर किया जाता है। और इस तरह के बिल को पे एसेंट यानी सिग्नेचर करने से जो प्रेसिडेंट है वो मना नहीं कर सकते, रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पावर की बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट की, दैट इज़ कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। जो हमारी एग्जीक्यूटिव है यानी जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उस पर किस तरह से हमारी पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले यदि बात करें तो हमारी जो कैबिनेट है या जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट के टुवर्ड रिस्पॉन्सिबल होती है यानी ये अकाउंटेबल होती है। यदि हमारी लोकसभा जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट की बात करें तो हमारी जो कैबिनेट होती है वो पार्लियामेंट के लोकसभा के लिए, किस कौन से हाउस के लिए, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है। इसके अलावा और भी दूसरे वेज हैं जिसके थ्रू हमारी जो पार्लियामेंट है वो हमारी एग्जीक्यूटिव पे को कंट्रोल करती है। तो कैसे करती है कि थ्रू द एडजॉर्नमेंट मोशन यानी एडजॉर्न कर देती है। इसके अलावा हाईलाइट द फॉल्टी पॉलिसीज एंड वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने जो भी गलत यदि कोई पॉलिसीज या काम किए हैं तो उसको टाइम टू टाइम हाईलाइट करती है ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव के किसी भी मेंबर से किसी भी तरह का क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं अबाउट द पॉलिसीज एंड द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं या जो भी काम किए हैं उससे रिगार्डिंग किसी भी काम से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लीमेंट्री या क्वेश्चन है वो पूछ के उसके ऊपर जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसको कंट्रोल करती है। द पार्लियामेंट कैन एक्सप्रेस इट्स प्रोटेस्ट by not accepting a government bill by accepting the proposal of curtailment in the salary of minister, यानी जो मिनिस्टर की सैलरी है उसमें curtailment का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करती है और इस तरह से जो गवर्नमेंट बिल है उसको प्रोटेस्ट करती है बाय नॉट एक्सेप्टिंग ए गवर्नमेंट बिल। और बिल को यदि गवर्नमेंट बिल को एक्सेप्ट ना करें, इसके अलावा जो curtailment सैलरी और इन सैलरी ऑफ द मिनिस्टर, यदि मिनिस्टर के सैलरी में जो भी curtailment जो भी कटौती करनी है इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट बिल में किसी भी तरह का अमेंडमेंट है वो कर सकती है विच इज़ नॉट एग्रीएबल टू द गवर्नमेंट, जिस पे कि जो गवर्नमेंट है वो एग्री नहीं है। तो इस तरह से जो हमारी पार्लियामेंट है वो हमारी एग्जीक्यूटिव को, हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। इसके अलावा यदि बात करें तो द पार्लियामेंट कैन मेक curtailment इन द बजट, बजट में curtailment यानी कटौती कर सकती है, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। इन विच केस द कैबिनेट हैज़ टू रिजाइन, और यदि बजट में curtailment किया जाता है तो इस केस में जो हमारी कैबिनेट है उसको क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन करना पड़ता है, उसे इस्तीफ़ा देना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी लोकसभा है उसको पावर होती है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कर देती है, डिसमिस कर सकती है बाय पासिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट इट। नेक्स्ट पावर है हमारे इंडियन पार्लियामेंट की, दैट इज़ इलेक्टोरल पावर, यानी हमारी जो पार्लियामेंट है लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट उन मेंबर्स को कुछ इलेक्शन प्रोसेस से रिगार्डिंग जो पावर है वो प्रोवाइड की गई है। तो इस तरह से यदि बात करें तो हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यदि प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है और इस इनडायरेक्टली जो इलेक्शन होता है उसमें दोनों जो हाउसेज होते हैं लोकसभा और राज्यसभा उसके इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ये ध्यान रखना, इलेक्टेड यानी नॉमिनेट मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके अलावा जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और यूनियन टेरिटरीज़ के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यदि हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो हमारे दोनों हाउसेज हैं राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, यानी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या यूनियन टेरिटरीज़ के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ पार्लियामेंट यानी राज्यसभा और लोकसभा के जो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा है वो अपने मेंबर्स में से किसी एक को स्पीकर और किसी एक को डेप्यूटी स्पीकर पे अपॉइंट करती है। ठीक है, इलेक्ट करती है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा अपने मेंबर्स में से किसी एक को डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्या करती है, इलेक्ट करती है। और जैसा कि हमें पता है कि राज्यसभा का जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है उसे इलेक्टोरल पावर है वो प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट हमारे इंडियन पार्लियामेंट की पावर है पावर रिलेटेड टू इम्पीचमेंट। यदि इम्पीचमेंट की बात करें तो हमारे जो प्रेसिडेंट है या हमारे जजेस हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनको जो हमारी पार्लियामेंट है वो इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू उनको उनकी पोस्ट से उनका टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ही क्या कर सकती है, डिसमिस कर सकती है, रिमूव कर सकती है।
आर्टिकल 61 की बात करें तो आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस को डिफाइन किया गया है कि किस तरह से जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, वो इम्पीचमेंट में मेंशन है स्पेशल प्रोसेस के थ्रू जो प्रेसिडेंट है उनके पोस्ट से क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर। उनका टेन्योर जो होता है 5 ईयर्स, उसको कंप्लीट होने से पहले। इसी तरह से इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू ही जो हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी उनकी पोस्ट से डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, इस डिसमिसल का जो प्रपोजल है वो पास कर सकते हैं, और उसके लिए जो रीज़न है क्या है, ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकैपेबिलिटी और मिसकंडक्ट ऑफ द जजेस। यानी हमारे जजेस हैं यदि इनकैपेबिलिटी या मिसकंडक्ट का जो करते हैं तो उस बिहाफ पे जो हमारी पार्लियामेंट है वो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उनकी पोस्ट से क्या कर सकती है, डिसमिस कर सकती है थ्रू द इम्पीचमेंट प्रोसेस। इसी तरह से यदि प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट यदि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस बिहाफ पे उनके अगेंस्ट में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो पास किया जा सकता है, प्रपोजल है वो लाया जा सकता है। ठीक है, और ये जो प्रपोजल आएगा, दोनों प्रपोजल जो है, और दिस टाइप ऑफ प्रपोजल शुड नेसेसरली बी पास इन ईच हाउस विद 2/3 मेजॉरिटी। और ये जो डिसमिसल प्रपोजल है, इन प्रपोजल को दोनों हाउसेज के थ्रू 2/3 मेजॉरिटी से पास होना क्या है, कंपलसरी है, नेसेसरी है। तो दीज आर द फंक्शन एंड पावर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। और इस बिहार पे हम इसे वर्ल्ड का एक स्ट्रॉन्गेस्ट या पावरफुल लेजिस्लेचर कहते हैं, और इंडियन पार्लियामेंट है उसका एक प्रोमिनेंट प्लेस है इन लॉ मेकिंग। कि हम जानते हैं कि हमारी राज्यसभा है वो इंडियन पार्लियामेंट का एक हाउस है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन या पावर है वो हमारी राज्यसभा को प्रोवाइड की गई, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 यानी 249 के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो राज्यसभा किसी भी स्टेट लिस्ट में जो मेंशन सब्जेक्ट है उसको यदि नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर दे बाय द पासिंग ए मोशन ऑफ बाय 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है, और वोट कास्ट करके, तो वो जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उस पर जो लॉ बनाने की जो पावर है वो किसको मिल जाती है, वो मिल जाती है हमारी पार्लियामेंट को। क्लियर, यानी जैसा कि हमें पता है कि स्टेट लिस्ट में जो मेंशन सब्जेक्ट है उस पर लॉ बनाने की जो पावर है वो किसके पास होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। पर यदि राज्यसभा इस तरह का मोशन यदि 2/3 मेजॉरिटी से पास करके स्टेट लिस्ट में मेंशन किसी सब्जेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर देती है, तो उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की जो पावर है वो किसको मिल जाती है, हमारी इंडियन पार्लियामेंट को। अब आर्टिकल 312 यानी 312 की बात करें तो उसको अकॉर्डिंग राज्यसभा ही सिर्फ ऐसी हमारी हाउस है जो कि हमारी और न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को क्या कर सकती है, इस्टेब्लिश कर सकती है। यदि राज्यसभा इस तरह का प्रपोजल है 2/3 मेजॉरिटी से यदि पास कर दे तो हमारे इंडिया में न्यू जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उनको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इफ़ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यदि नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन हुआ है तो लोकसभा इज डिजॉल्व, और लोकसभा क्या है, डिजॉल्व है, या आने वाले 2 महीनों में क्या होने वाली है, डिजॉल्व होने का डिक्लेरेशन हो जाता है। ठीक है, देन ओनली विद द परमिशन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा की परमिशन से ही केवल इमरजेंसी डिक्लेरेशन कैन रिमेन इफेक्टिव। ठीक है, तो इमरजेंसी का जो डिक्लेरेशन है वो इफेक्टिवली रिमेन यानी बना रहेगा टिल इट एक्सेप्टेड और रिफ्यूज विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, यानी तब तक बना रहेगा जब तक कि हमारी जो न्यू लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होती है और फर्स्ट मीटिंग के 1 महीने के भीतर जब तक वो लोकसभा है उसको एक्सेप्ट या रिफ्यूज ना कर दे। यानी हमारी लोकसभा डिजॉल्व है और उस समय यदि नेशनल इमरजेंसी है तो जो हमारी न्यू लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होगी, फर्स्ट मीटिंग के बाद विद इन ए 1 मंथ जब हमारी लोकसभा इसको एक्सेप्ट या रिफ्यूज ना कर दे, तब तक राज्यसभा की परमिशन से ही हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है वो हमारी कंट्री पे क्या रहेगी, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पावर्स है ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बिल। तो दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम डिस्कस करते हैं। इफ द बिल इज प्रेजेंटेड बाय एनी मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देन इट इज कॉल्ड ए गवर्नमेंट बिल, यानी किसी भी गवर्नमेंट मेंबर ने यानी गवर्नमेंट मिनिस्टर ने यदि कोई बिल रिप्रेजेंट किया है तो उसे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बिल। While when a bill is presented by a non-minister, it is called a non-government or private bill. और नॉन मिनिस्टर यानी जो मिनिस्टर नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भी मेंबर नहीं है, वो यदि किसी बिल को प्रेजेंट करता है तो उस बिल को क्या कहते हैं हम, नॉन गवर्नमेंट बिल या फिर प्राइवेट बिल। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू पास द गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल को पास करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं।
वाइल कैबिनेट हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द प्राइवेट बिल पास, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो प्राइवेट बिल को पास कराए, पर जो उसने बिल रिप्रेजेंट किया यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी मेंबर ने यदि कोई बिल रिप्रेजेंट किया है तो उसको पास कराना उनकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। ए डिस्कशन ऑन द गवर्नमेंट बिल कैन बी हेल्ड ऑन एनी डे, गवर्नमेंट बिल पे किसी भी दिन डिस्कशन होता है। वाइल डिस्कशन ऑन ए नॉन गवर्नमेंट बिल कैन बी हेल्ड ओनली ऑन फ्राइडे, जबकि यदि हम नॉन गवर्नमेंट बिल की बात करें तो उसका जो डिस्कशन है वो सिर्फ कब होगा, फ्राइडे को। ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बिल। की गवर्नमेंट बिल है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जो भी मिनिस्टर होते हैं गवर्नमेंट मेंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जो भी नॉन मिनिस्टर के थ्रू जो बिल रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज कॉल्ड नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट बिल। ठीक है। गवर्नमेंट बिल को पास कराना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि प्राइवेट बिल को पास कराना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट बिल पे किसी भी दिन डिस्कशन किया जा सकता है, जबकि जो हमारे प्राइवेट बिल्स होते हैं उन पे सिर्फ फ्राइडे को ही डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। ठीक है। दो तरह के बिल हैं, दो तरह के प्रपोजल है, वो हमारे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जाते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल और दूसरा होता है मनी बिल। तो क्या होता है ऑर्डिनरी बिल? ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस वाइल मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा ओनली, यानी जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं वो किसी भी हाउस में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, यानी किसी भी हाउस में सबसे पहले लाए जा सकते हैं। जबकि मनी बिल की बात करें तो मनी बिल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, सिर्फ लोकसभा में। ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि जो मनी बिल है उसका जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 110 में है, जबकि उसके प्रोसीजर की बात करें तो मनी बिल से रिगार्डिंग जो प्रोसीजर है वो कहाँ डिस्क्राइब है, आर्टिकल 109 में। ये हमें याद रखना है। इसके अलावा फॉर ऑर्डिनरी बिल्स प्रेसिडेंट कॉन्सेंट इज नॉट एसेंशियल, यदि ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट करने से पहले प्रेसिडेंट की कॉन्सेंट यानी उसकी सहमति, उसके अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। जबकि मनी बिल की बात करें तो मनी बिल को लोकसभा में रिप्रेजेंट करने से पहले जो प्रेसिडेंट का कॉन्सेंट है उसका जो रिकमेंडेशन है वो क्या होता है, नेसेसरी होता है, मैंडेटरी होता है। ठीक है। राज्यसभा कैन रिटेन एन ऑर्डिनरी बिल फॉर 6 मंथ, राज्यसभा है वो किसी भी ऑर्डिनरी बिल को 6 मंथ तक रोक सकती है, अपने पास रख सकती है। जबकि मनी बिल की बात करें तो मनी बिल को मैक्सिमम कितने दिनों तक रख सकती है, 14 डेज तक। और 14 डेज तक यदि वो वापस रिटर्न बैक नहीं करती लोकसभा को तो वो बोथ द हाउसेज, दोनों हाउसेज के थ्रू क्या माना जाता है, पास समझा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से राज्यसभा है वो ऑर्डिनरी बिल को 6 महीने तक डिले कर सकती है और मनी बिल को सिर्फ ओनली 14 डेज तक। ठीक है। When an ordinary bill is refused by a house, जब ऑर्डिनरी बिल किसी एक हाउस ने उसे पास नहीं किया है यानी उसे पास करने से रिफ्यूज कर दिया है, तो इस तरह के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जॉइंट सेशन है दोनों हाउसेज का बुलाया जाता है। बाय द पार्लियामेंट इज हेल्ड आफ्टर 6 मंथ। ठीक है। ऑफ द पार्लियामेंट इज हेल्ड आफ्टर 6 मंथ। ठीक है। दोनों हाउसेज का जो जॉइंट सेशन है वो हेल्ड किया जाता है आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद। इफ मनी बिल इज नॉट रिटर्न इन लोकसभा बाय द राज्यसभा विद इन 14 डेज, इट इज कंसिडर टू बी पास बाय द हाउस। मनी बिल है यदि लोकसभा को विद इन 14 डेज यानी 14 दिनों तक नहीं रिटर्न किया जाएगा तो इसे क्या समझा जाता है, इसे इट इज कंसिडर टू बी पास बाय बोथ द हाउसेज। तो अपना अब तक हमने देखा कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसका जो मेन पावर या फंक्शन है वो क्या है, टू मेक द लॉ यानी कानून को बनाना। और जिस तरह से जो लॉ बनाए जाते हैं तो दो तरह के बिल है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ऑर्डिनरी बिल या फिर मनी बिल। ठीक है। और इसके अलावा ये जो बिल है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो रिप्रेजेंट कौन मेंबर कर रहे हैं, इस मेंबर के बिहाफ पे उन्हें गवर्नमेंट बिल और नॉन गवर्नमेंट बिल पे क्या किया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो जो लॉ मेकिंग करती है उसका प्रोसीजर क्या है, कि द प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग इन द पार्लियामेंट, यानी हमारी पार्लियामेंट में कोई भी बिल, ऑर्डिनरी बिल हो या मनी बिल हो, जब उसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो किस तरह से वो लॉ में कन्वर्ट होता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस ऑफ पासिंग द ऑर्डिनरी बिल। यदि हमारी पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनरी बिल है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो किस तरह से उसको पास करके लॉ में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द हाउस पार्लियामेंट। ठीक है। एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो ऑर्डिनरी बिल है वो हमारे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी जो हाउस है उसमें प्रेजेंट किया जा सकता है। When a bill is introduced in the parliament, it has go through many legal procedure to become a law। ठीक है। लॉ है ये, यानी जब भी हमारी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसे लॉ में कन्वर्ट होने के लिए बहुत सारे जो प्रोसीजर है उससे क्या करना पड़ता है, पास होना पड़ता है।
3 debates are held for the bill in each house and it has to go through 5 stages. Only then it can be considered passed by any house. यानी 3 डिबेट्स होती हैं, यानी 3 डिबेट्स होंगी और इसके बाद से जो बिल होता है उसको 5 स्टेजेस से पास होना पड़ता है और इसके बाद एक हाउस है वो इस बिल को क्या कंसीडर करेगा, पास करेगा। यानी पहले बिल रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद से 3 डिबेट्स होती हैं और 3 डिबेट्स के बाद 5 स्टेजेस से इसे पास होने के बाद एक हाउस इसे क्या करता है, पास करता है। ठीक है, तो ये जो 5 स्टेजेस हैं वो क्या कौन सी है? तो सबसे पहली जो स्टेज है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड द फर्स्ट डिबेट। यानी इसमें क्या होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, जैसा कि इसके नाम से पता चलेगा कि बिल को किसी भी हाउस के सामने क्या किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, द मेंबर प्रेजेंट द बिल इन द हाउस एट द गिवन टाइम आफ्टर सीकिंग डन परमिशन फॉर द सेम। ठीक है, यानी जो मेंबर होते हैं वो बिल को हाउस में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि गिवन टाइम होता है, डन परमिशन फॉर द सेम, और इसके लिए जिसके लिए उन्होंने क्या लिया, परमिशन लिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस परमिशन इज ग्रांटेड, और कई जो केसेस है मोस्ट ऑफ द यदि बिल की बात करें तो उसमें परमिशन दे दी जाती है कि आप इसको इस समय पे क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन द हाउस इज कॉल्ड द फर्स्ट डिबेट ऑफ द बिल। और ये जो पहला इंट्रोडक्शन किया जाता है यानी जो रिप्रेजेंट किया जाता है बिल को हाउस में, उसे कहते हैं फर्स्ट डिबेट ऑफ द बिल। इन द फर्स्ट डिबेट रीडिंग there is no discussion involved, but if the bill is very important, the presenter of the bill can deliver a short speech about the bill and the member against the bill can also criticize the bill replying in brief। ठीक है, फर्स्ट डिबेट जिसको कि रीडिंग ऑफ द बिल कहते हैं उसमें किसी भी तरह का डिस्कशन इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन जो भी हमारे वो है प्रेजेंटर है जो इस बिल को प्रेजेंट कर रहे हैं उनको लगता है कि ये बिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वो एक शॉर्ट जो स्पीच है वो बिल से रिगार्डिंग डिलीवर कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही उस हाउस के जो मेंबर हैं वो भी इस बिल को क्या कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं इन ब्रीफ यानी शॉर्ट में। क्लियर? तो इस तरह से फर्स्ट टाइम जब बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है इन एनी ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो और उसी को कहते हैं हम फर्स्ट डिबेट। नेक्स्ट स्टेज है सेकंड डिबेट। तो सेकंड डिबेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिसीजिव फेज ऑफ ए बिल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिसीजिव है। कैसे है कि जनरली इसमें क्या होता है कि जब बिल को फर्स्ट स्टेज में रिप्रेजेंट कर दिया गया है तो उस बिल से रिगार्डिंग जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या नेचर ऑफ बिल को फाइंड आउट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी है वो फॉर्म की जाती है। ठीक है, तो ये जो सिलेक्शन कमेटी है वो उस बिल का को इन्वेस्टिगेट करती है, उसका नेचर ऑफ बिल है वो फाइंड आउट करती है, डाटा कलेक्ट करती है एंड एविडेंस फॉर ए लॉ कि इसको लॉ बनाया जाए या नहीं, इसके लिए जो एविडेंस है वो कलेक्ट करती है। ठीक है, एवरी सेक्शन ऑफ द बिल इज डिस्कस हियर एंड देन द कमिटी प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट्स इन द हाउस इन द सेट पीरियड। ठीक है, बिल के ईच एंड एवरी सेक्शन पे जो कमिटी है वो डिस्कशन करती है। इसके अलावा एक जो पर्टिकुलर सेट पीरियड है या जो गिवन पीरियड है, गिवन पीरियड में कमिटी है अपनी रिपोर्ट हाउस को क्या करती है, डिलीवर करती है। ठीक है, इसके बाद से हाउस में क्या होता है, इस रिपोर्ट में डिस्कशन होता है, इस ईच एंड एवरी सेक्शन पे वोटिंग की जाती है। ठीक है, तो इस तरह जो एंटायर प्रोसीजर है डिस्कशन का उसे क्या कहते हैं, सेकंड डिबेट ऑफ द बिल। यानी सेकंड डिबेट में जो हाउस है एक सिलेक्शन कमेटी है फॉर्म करता है। सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो पार्लियामेंट्री मेंबर ही होते हैं, पार्लियामेंट कुछ मेंबर्स को मिला के एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जो कि नेचर ऑफ बिल को इन्वेस्टिगेट करती है, डाटा कलेक्ट करती है और एविडेंस कलेक्ट करती है टू फॉर्म ए लॉ। इसके अलावा ये कमेटी है वो ईच एंड एवरी सेक्शन पे डिस्कशन करने के बाद पर्टिकुलर अपनी रिपोर्ट को हाउस को एक सेट पीरियड में रिप्रेजेंट कर देती है। फिर हाउस है वो उस ईच एंड एवरी जो रिपोर्ट जो सिलेक्शन कमेटी ने दिया है उस सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट पर डिस्कशन किया जाता है, वोटिंग की जाती है और इसके बाद इस एंटायर प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, सेकेंड डिबेट ऑफ द बिल। नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड थर्ड डिबेट। ठीक है, सेकंड डिबेट के बाद इंपॉर्टेंट लिटरल एंड फॉर्मल अमेंडमेंट्स आर डन इन द बिल। ठीक है, जो भी लिटरल या फॉर्मल अमेंडमेंट्स होते हैं बिल में किए जाते हैं और इसके बाद जो बिल है वो फाइनली हाउस के सामने प्रेजेंट किया जाता है टू बी पास यानी पास होने के लिए। ठीक है, बिकॉज डिस्कशन हैव बीन मेड एट लार्ज इन द सेकंड डिबेट। ठीक है, सेकंड डिबेट में बहुत लार्ज स्केल पे डिस्कशन किया जा चुका होता है, इसलिए थर्ड डिबेट में वोटिंग की करके जनरल डिस्कशन होता है। ठीक है, इफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर हु आर प्रेजेंट इन द हाउस एंड आर वोटिंग फॉर द बिल, यदि हाउस में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं या जो वोट देने वाले हैं उनकी मेजॉरिटी होती है बिल के फेवर में, तो ये जो बिल है उस हाउस के थ्रू क्या समझा जाता है, कंसीडर किया जाता है, पास हम कंसीडर किया जाता है। यानी
थर्ड डिबेट में क्या होता है कि थर्ड डिबेट में सबसे पहले जो भी इम्पोर्टेंट लिटरल या अमेंडमेंट किया जाता है, अमेंडमेंट के बाद जो हाउस है वो इस पर फाइनली क्या करता है, बिल को पास होने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें कोई डिस्कशन नहीं किया जाता है। जो भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं या जो वोट कास्ट करेंगे वो जनरल डिस्कशन के बिहाफ पे मेजोरिटी के थ्रू यदि हाउस है ये इस बिल को ये क्या कर देता है, पास कर देता है। तो ये जो बिल है उस हाउस के थ्रू क्या कंसीडर किया जाता है, पास कंसीडर किया जाता है, यानी बिल उस हाउस के थ्रू पास हो जाता है। ठीक है, अब एक हाउस ने यानी फर्स्ट हाउस ने जब उस बिल को पास कंसीडर कर दिया तो बिल कहाँ आएगा, सेकंड हाउस में। ठीक है, और सेकंड हाउस में भी जब ये भेजा जाता है तो पास होने के लिए, तो देयर 3 डिबेट्स आर हेल्ड अगेन ऑन इट। तो जिस तरह से फर्स्ट हाउस में 3 डिबेट हुई थी कि पहले इंट्रोडक्शन हुआ था, फिर उसके बाद सिलेक्शन कमेटी बनी थी और उसके बाद से जनरल डिस्कशन हुआ था ऑन द रिपोर्ट। तो इस तरह से ये जो 3 डिबेट्स हैं वो सेकेंड हाउस में भी बिल में किया जाता है। ठीक है, सेकेंड हाउस पासिस द बिल दैन इट इज़ कंसीडर टू बी पास। अब इस 3 डिबेट के बाद जब सेकेंड हाउस है वो इस बिल को यदि पास कर देता है तो ये जो बिल है वो क्या समझा जाएगा, पास समझा जाता है बाय सेकेंड हाउस। ठीक है, दोनों हाउस। और इस पास के बाद जो बिल है वो कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर द साइन यानी सिग्नेचर के लिए। ठीक है, इफ द सेकेंड हाउस यानी सेकेंड हाउस से पास कर देता है, सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि सेकेंड हाउस इस बिल को क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। तो यदि सेकेंड हाउस इस बिल को रिजेक्ट कर देता है या इसमें कुछ अमेंडमेंट करके करता है जिसके लिए जो फर्स्ट हाउस है वो एग्रीएबल नहीं है, यानी फर्स्ट हाउस उस यदि अमेंडमेंट को नहीं चाहता है, तो सेकेंड हाउस डज नॉट डिस्कस द बिल फॉर 6 मंथ। तो 6 महीने या फिर 6 महीने के लिए जो सेकेंड हाउस है उस बिल पे किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं करता है। In those condition it means that differences exist on built between both the houses। तो उस कंडीशन में ये समझा जाता है कि दोनों हाउसेस के बीच में बिल से रिगार्डिंग क्या है, डिस्प्यूट्स है, यानी दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। तो इस डिफरेंसेस के लिए क्या कहा जाता है कि ऑर्डिनरी बिल से रिगार्डिंग यदि दोनों हाउसेस के बीच में किसी भी तरह का डिफरेंसेस है, किसी भी तरह का मतभेद है, तो जॉइंट सेशन है दोनों हाउसेस का कॉल किया जाता है और जॉइंट सेशन में इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जॉइंट सेशन कॉल करने का जो राइट है वो किसको है, प्रेसिडेंट को है। प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन कॉल कर सकते हैं ऑन द डिफरेंसेस इशू ऑफ रिगार्डिंग द ऑर्डिनरी बिल। और जॉइंट सेशन की जो मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेंगे, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, उस समय लोकसभा स्पीकर होते हैं, वो जॉइंट सेशन की मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखना है। इसके अलावा जॉइंट सेशन में मेजॉरिटी के थ्रू और वोट कास्ट करके जितने भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं या जो वोट कास्ट कर सकते हैं उस यहाँ पे मेजोरिटी के थ्रू है वो डिसीजन किया जाता है ऑन द ऑर्डिनरी बिल। नेक्स्ट एंड जो फिफ्थ स्टेज है, परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन ए बिल। जब दोनों हाउसेज उस बिल को पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर या एसेंट के लिए क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट फॉर फर्दर डिस्कशन। तो यदि प्रेसिडेंट ने फर्दर डिस्कशन के लिए या अमेंडमेंट के लिए बिल को फिर से पार्लियामेंट को रिटर्न कर दिया और पार्लियामेंट फिर से इसमें बिना किसी अमेंडमेंट के प्रेसिडेंट के सामने रिप्रेजेंट करती है, तो प्रेसिडेंट बाउंडेड है उस पर अपनी एसेंट या उस पर अपना सिग्नेचर करने के लिए। उस समय प्रेसिडेंट दोबारा इसको रिटर्न बैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 111 एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट रिजल्ट इन द इनैक्टमेंट ऑफ द बिल इनटू ए लॉ। और जब प्रेसिडेंट है वो किसी भी बिल पे अपना एसेंट अपना सिग्नेचर कर देते हैं तो वो जो पर्टिकुलर बिल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू ए लॉ, एक कानून बन जाता है। तो इस तरह से दीज आर द 5 स्टेजेस जिनके थ्रू कोई भी बिल है वो लॉ में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग इन द पार्लियामेंट। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द व्हाट आर द फंक्शन एंड पावर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इसके साथ साथ ही हमने इस वीडियो के इस पार्ट में डिस्कशन किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट बिल एंड द नॉन गवर्नमेंट बिल। और इसके साथ साथ ही हमने ये जाना कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग इन द इंडियन पार्लियामेंट। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।